हमारे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी साहब और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर। कुछ खैबर पख्तूनख्वा की जो बलदियाती इंतखाबात का नतीजा आया, उसने यकीनन पीटीआई को तो अपसेट किया ही, लेकिन वहीं पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई है कि वो फजल रहमान साहब जो अपनी घर की होम कॉन्स्टिट्यूएंसी हार गए, जो 2018 के आम इंतखाबात में अपनी सीट नहीं जीत सके, वो आज अपनी उनकी जो जमात है उसने सबसे ज्यादा सीट सिक्योर की हैं। अगर काज़मी साहब, इमरान खान साहब पर एक तनकीद की जा रही है उनके नाक़िदीन की जानिब से, जो उन्होंने कहा है कि अब मैं खुद ओवरसी करूंगा जरा इसको कि कैसे टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, और ये गलत उम्मीदवारों का जो चुनाव था इस वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। कुछ तज्जिया निगार और इमरान खान साहब के नाक़िदीन ये कहते हैं कि ये हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहे कि महंगाई के हाथों इनकी जमात पिट गई है और इनकी मकबूलियत अवाम में बहुत कम हो गई है। वहीं पे कुछ लोग उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि कोई धांधली के और एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट का रोना नहीं रोया गया और खामोशी से अपनी हार तस्लीम करके इंट्रोस्पेक्शन का फैसला किया गया है। आप किस नुक्ता नजर के हामिल हैं? देखिए, एक तो बात ये है कि जिस तरीके से इलेक्शंस वहाँ पे करवाए गए हैं और जिस किस्म का निज़ाम वो लेके आ रहे हैं, मुकामी सतह के ऊपर बराह रास्त उन्होंने इंतखाबात करवाए, तो उसको तो एप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ तक मौलाना साहब के कैंडिडेट का जीतना, पूरे उन्होंने केपीके के मुख्तलिफ अज़ला में सीटें निकाली हैं, लेकिन पेशावर के अंदर अगर जेयूआईएफ का मेयर वहाँ से इलेक्ट हुआ है, तो उसके लिए आपको खुद अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कितनी मेहनत की होगी पीटीआई ने, कि पेशावर वाले लोग इतने तंग आ गए कि उन्होंने मौलाना साहब को हम्म। वोट देना शुरू कर दिए। वो मौलाना साहब जिनका ज़िक्र आपने भी किया, जो अपने घर की सीट हार गए थे पिछले इंतखाबात में। तो इसमें कुछ कोताहियाँ हैं पीटीआई की, अपनी जमात की, इनका जो पार्टी का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर मसाइल हैं, उनको ये ठीक नहीं कर रहे, और ये कोई पहला मौका नहीं है। पेशावर में ही जो कंटोनमेंट के इलेक्शंस हुए थे, उसमें भी ये 4 में से मेरे ख्याल में गालिबन सिर्फ़ 1 सीट जीत सके थे, 3 हार गए थे। हम्म। पंजाब के अंदर जो कंटोनमेंट के इलेक्शंस हुए थे, उनमें ये हार गए। कराची में जो हुआ बाय इलेक्शन, उनमें ये हार गए। पंजाब में जो बाय इलेक्शंस हुए, उनमें ये हार गए। नौशहरा के अंदर ये बाय इलेक्शन हार गए। तो प्रॉब्लम ये है कि कोई ना कोई मसला तो है। अगर खान साहब ने वजीर आजम बन के भी काउंसलर के लेवल का टिकट भी खुद माइक्रो मैनेज करना है, तो बाकी सारी टीम को तो फिर उनको फारिग कर देना चाहिए। तो ये खान साहब की टीम की जो नाअहली है, उसकी कीमत हम्म। अदा कर रहे हैं, उनकी पूरी जमात कीमत अदा कर रही है, और खान साहब खुद भी कीमत अदा कर रहे हैं, इसलिए कि अल्टीमेट बात तो खान साहब के ऊपर ही आती है। जहां तक मौलाना बिल्कुल। साहब का ताल्लुक है, अब जब वो सीट जीते हैं, तो अब उनको किसी किस्म की धांधली नजर नहीं आ रही। अब एकदम से वो कह रहे हैं कि साफ शफाफ हैं। लेकिन अगर आप नोट करें, जो ही वो ये सीट जीते, जो पहली उनकी प्रेस टॉक थी, जो बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने मीडिया से भी कहा कि हम उनको बताना चाहते हैं कि हम पे एतबार करो, हम हुकूमत चला सकते हैं, इनसे बेहतर चलाएंगे। जरदारी साहब भी कहते हैं कि मुझसे फार्मूले मांगे जा रहे हैं। नून लीग वाले भी हम्म। ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ डील हो रही है। तो वो किधर गए सारे बागी, वो जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को गिराना था, जिन्होंने जीएचक्यू के सामने धरने देने थे, जिन्होंने हम्म। सिलेक्टेड को फारिग करना था। प्रॉब्लम यही है कि ये लोग 3 साल से रोज अपना सीवी भेजते हैं, जीएचक्यू आगे से रिजेक्टेड होके वापस आ जाता है। वो कहते हैं रॉन्ग पोस्ट कोड, यहाँ पे तो ये सहूलत मौजूद ही नहीं है। ये दोबारा भेजते हैं कि फैक्स के जरिए, वो फिर इनको बताते हैं। तो ये इनको मेन इश्यू इनको ये है, इनकी अभी भी नजरें ना केपीके की अवाम पे हैं, ना पंजाब की अवाम पे हैं, ना कराची की, ना बलोचिस्तान की, ना किसी और जगह की। इनकी नजरें हैं जीएचक्यू के ऊपर। पर प्रॉब्लम यह है कि ये कोई 80 की दिहाई नहीं है, ना ही 90 की दिहाई है। इनकी तस्वीरों के दीवारों के ऊपर अभी भी जनरल जिलानी की तस्वीरें लगी हैं। इनकी दीवारों के ऊपर अभी भी ज़ियाउल हक साहब की तस्वीरें लगी हैं। इनको कोई बताए कि अब आर्मी चीफ जनरल बाजवा हैं, अब चीजें डिफरेंट हो चुकी हैं, वजीर आजम इमरान खान साहब हैं, हालात बदल चुके हैं। अब जो आपकी ख्वाहिश है कि फौज आपको भंगोड़े में बैठा के या डोली में बैठा के लाएगी और इक़्तिदार दे देगी, अब वो नहीं हो सकता। मेहनत करें, हसद ना करें, आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि आप भी कामयाब हो जाएं। बिल्कुल। अच्छा, ये अख्तर काज़मी साहब जो डील की बात की जाती है, पिछले हफ्ते भी हमारे प्रोग्राम में इस पे बात हो रही थी और मेरे जो एनालिस्ट मौजूद थे उस प्रोग्राम में, मेरे जो पैनलिस्ट थे, उनका ये कहना था कि ये खुद ही हवा में बातें करते हैं, जीएचक्यू से इनके कोई राब्ते नहीं हैं। जो हुए थे वो 2 ही राब्ते थे जो मोहम्मद जुबैर साहब के थ्रू इन्होंने कोशिश की आर्मी चीफ तक पहुंचने की।
लेकिन वो ज़ाहिर है कि वहाँ पे उन्होंने सीधा-सीधा कह दिया कि करप्शन का जो हिसाब-किताब है वो अदालतें जाने, आप जाने, उसमें हमारा कोई लेना-देना नहीं है। और यही शिकवा प्रिसाइज़ली नवाज़ शरीफ साहब को भी फ़ौज से था, मसला ही वहाँ से शुरू हुआ था। कि बहुत से लोग बात करते हैं कि नहीं, नवाज़ शरीफ ने तो फ़ौज के एहतसाब का मामला शुरू किया था, इसलिए फ़ौज खिलाफ हो गई। जबकि हम तक जो बड़े बावसूख ज़राए हैं, वो ये पहुँचाते हैं खबर कि नवाज़ शरीफ साहब का फ़ौज के साथ मसला ही वहाँ से शुरू हुआ था, जहाँ से फ़ौज ने इनके आगे सरनिगूं करने से इनकार कर दिया था इस हवाले से कि भई अदालती मामलात में वो इंटरफेरेंस करेंगे। आपकी क्या इत्तलात हैं? क्या अब इस वक़्त एज़ वी स्पीक इनकी कोई डील वग़ैरह कुछ हो रहा है? क्योंकि इस्लामाबाद में तो हर दूसरा बंदा इस वक़्त डील की बातें कर रहा है। कैपिटल में तो बस डील की बातचीत चल रही है कि जी फलाँ की डील होगी, फलाँ की डील होगी। तो कोई डील इन द मेकिंग आपके ज़राए के मुताबिक हो रही? जहाँ तक पीछे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का ताल्लुक है, आपको याद होगा कि राहिल शरीफ साहब ने एक बड़ा सख्त बयान दिया था और उन्होंने कहा था ये जो मौशी दहशतगर्दी है, जो बदउनवानी और करप्शन से होती है, उसके खिलाफ भी हमें इसी तरह एक्शन लेना पड़ेगा। वो इसी तरफ इशारा था, इसलिए कि उस जमाने में उनको बार बार अप्रोच किया जाता था कि इस चीज में ये करें या अदालतों से कोई मसाइल हल करवाएं। तो वो चीजें सब हमारे सामने हैं। जहां तक डील का ताल्लुक है, देखें जी, जब डील होती है ना, तो कोई किसी को बता के डील नहीं करता। और दूसरा ये होता है कि जो डील होती है, वो किसी दोनों तरफ जो होते हैं, दोनों तरफ को कुछ ले दे के डील करनी पड़ती है। अभी इनके पास है क्या देने के लिए? जहां तक तो ये करप्शन के मुकदमात में डूबे में हैं, ये क्या ऑफर कर सकते हैं इस वक्त फौज को? वो फौज जिनके बारे में ये लोग ये कहते हैं कि वो इतनी मजबूत है कि हर किसी को इक्तदार में लेके आ सकती है, तो पर वो इतने कमजोर हो गए हैं कि वो उस शख्स से जो मुल्क से फरार है, अदालतों को मतलूब है, सजा याफ्ता है, उसके साथ वो डील करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इनके पास कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई इनके साथ डील करेगा? बात यह है कि जरदारी साहब ने भी जो बात की कि हमसे फार्मूले मांगे जा रहे हैं, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है। ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि ये बार बार राब्ता करने की कोशिश करते हैं, आगे से वो, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि उस तरफ से इनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता, तो ये फिर खुल के इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। जिस तरह जरदारी साहब ने भी खुल के अपनी तकरीर में उस दिन कहा कि हमने उनको कहा है कि पहले उसको फारिग करो। तो भाई, किधर गई आपकी जमहूरियत? किधर गई आपकी असूल पसंदी? अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने फौज को कहा है कि इमरान खान को फारिग करो, इसी किस्म के बयानात नून लीग की तरफ से भी आते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ इक्तदार की जंग है और सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इनको हुकूमत मिल जाए। तो मुझे नहीं लगता कि जो इनकी ख्वाहिश है वो पूरी होगी इस तरीके से जिस तरह इनकी कोशिशें हैं। साहब, आपके तज्जिए में यकीनन बहुत वज़न है, लेकिन इससे कॉन्ट्रेरी एक बात की जाती है, जो कुछ एनालिस्ट ये बात करते हैं कि अगर इनकी कोई डील ना हो रही हो और अगर वाक़ई एस्टेब्लिशमेंट इनसे कोई फ़ॉर्मूला ना माँग रही हो, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि ज़रदारी साहब की जो केस की कुछ फाइल्स हैं, वो गायब हो जाएँ और इनका एहतसाब इस कदर स्लो डाउन हो जाए और फिर कुछ तज्जिया निगार बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं नाम कोट नहीं करूँगी, वैसे तो ख़ैर उनकी ख़बरें भी अब कोट करते हुए थोड़ा-सा तज़ब्ज़ुब का शिकार होता है इंसान, क्योंकि अब तक उनकी कम से कम भी 30 से 35 खबरें गलत साबित हो चुकी हैं, जो बाद-अज़ां साबित हो गया कि ख़्वाहिश पर मबनी वो बातें थीं, जो खबर बनाकर पेश की गईं। लेकिन उनका भी ताज़ा-तरीन उन सब लोगों का तज्ज़िया ये है कि इस वक़्त ज़रदारी साहब के खिलाफ जो करप्शन केसेज़ हैं, उनको भी विथड्रॉ करने का प्रेशर डाला जा रहा है। इस हवाले से आपकी क्या इत्तलात हैं कि क्या क्योंकि ये तो हम सबको मालूम है कि इदारों के अंदर भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं, जो कि एहतसाब के अमल में सबसे बड़ी रुकावट है। इमरान खान की अपनी काबीना में कुछ ऐसे मौजूद हैं, इनकी अपनी जो पीटीआई के टिकट होल्डर्स हैं, जो कि एमएनए, एमपीए बनकर बैठे हुए हैं, उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अगर नवाज शरीफ और जरदारी का उस तरीके से एहतसाब इन दोनों खानदानों का हो जाता है, जिस तरह इमरान खान वादा करके आए हैं, तो ना सिर्फ ये कामयाब हो जाएंगे, बल्कि अगली दफा हमें भी उन दोनों की तरफ से टिकट मिलने की कोई उम्मीद नहीं, जो ज़ाहिर है कि उन दोनों में से अगर कोई कामयाब होता है तो उनको मिल सकता है। तो आपका इस हवाले से क्या ख़्याल है? वो खुद भी एहतसाब के शिकंजे में आने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इमरान खान की टीम में खुद लोग उनके खिलाफ हैं। तो इमरान खान उस हवाले से क्या कर रहे हैं और ज़रदारी साहब की जो फाइल्स गायब हो रही हैं, इस हवाले से आपका क्या नुक्ता नज़र?
जहाँ मसला ये रहा है कि बहुत सारे सहाफ़ियों की, किसी की फ़ाख्ता थी, किसी की चिड़िया थी, तो खलील खान की गुलेल का निशाना बन गए हैं वो सारे परिंदे। इस वज़ह से इनकी खबरें जो हैं वो ख़राब आ रही हैं, सही नहीं आ रही। बात ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल सामने होती हैं, दीवार के ऊपर लिखी होती हैं। हमारे कुछ सहाफ़ियों का मसला ये रहा है कि वो अपनी दानिशवरी साबित करने के लिए ना अवाम को बताते हैं कि मैं आपको बताऊँगा कि इस दीवार के पीछे क्या है। उस दीवार के पीछे से इंफॉर्मेशन लाने के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि दीवार के ऊपर जो लगी हुई है कम से कम वही आवाम को पहले बताएं ना कि दीवार के ऊपर सामने लिखा हुआ क्या है, सामने नजर क्या आ रहा है। तो खाम खा की ओवर एक्टिव जो इमेजिनेशन है कि हर चीज के अंदर से साजिश ढूंढना, हर चीज के अंदर से कोई ऐसी चीज निकालना जिसके अंदर कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी होगी, तो वो इस ये सब कुछ करके अपने आप को बहुत ज्यादा बाखबर और अपने आप को दानिश्वर साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हुआ ये है कि गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर आप देख लें कि रोज़ डेट्स दी जाती थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही है, नई कौमी हुकूमत आ रही है, फ़ौज और इमरान खान साहब की हुकूमत के ताल्लुकात ठीक नहीं है। अब ये नई खबर दी जा रही है कि डील हो रही है। देखिए ज़रदारी साहब जो हैं उनकी सियासत थोड़ी-सी डिफरेंट है मियाँ साहब से। आप अगर अपने मुकदमात अदालतों में लड़ेंगे ना, मियाँ साहब का और माफ़ कीजिएगा मरियम बीबी का तरीक़ाकार तो ये रहा है ना कि ये कह रहे हैं कि ये धौंस ज़बरदस्ती से अपने मुकदमात ख़त्म करवाएँगे। इसी वजह से वो कभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी कोई ऑडियो आ जाती है, कभी कोई वीडियो आ जाती है। ज़रदारी साहब अपने मुकदमे लड़ रहे हैं अदालतों में। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ऐसा है कि अगर आप उसके अंदर अपने मुकदमे लड़ें तो कहीं न कहीं आपके लिए गुंजाइश बन जाती है। वही हमने देखा कि ज़रदारी साहब ने बेहतर तरीके से अपने मुकदमात की पैरवी की है अदालतों के अंदर। वो सियासी तौर पे अपने मुकदमे उस तरह नहीं लड़ रहे, वो खुल के उस तरह बयानात नहीं देते, वो अदलिया को टारगेट नहीं करते, वो जजों की तहज़ीक नहीं करते। तो यही वजह है कि आपको नज़र आता है कि मुकदमात के अंदर अदालतों में उनकी पोज़ीशन बेहतर है मरियम बीबी से और मियाँ साहब से। और इसके अलावा मुझे और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जहाँ तक डील का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि टू बी ऑनेस्ट करंट सिनेरियो के अंदर फ़ौज इनसे अब इतनी बातें सुनने के बाद इनके साथ डील करेगी या इनको लेके आएगी या इस किस्म की कोई एपेटाइट है उनमें।